तब मैंने कहा था कि इन झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा एक चुनाव ऐसा हो रहा है कि वो पूरे लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश का सर्वे करेगा। तो गुजरात में जो भाजपा ने जो सीट जीती है उपचुनाव में, वो आज तक कभी नहीं जीती थी। कांग्रेस से छीन ली वो सीट इस उपचुनाव में। सिक्किम में निर्दलीय जीते हैं, वो एनडीए के सदस्य है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और वो हार जीत जो हुई है मनीष जी, यानी वहां 52% मुसलमान है उस विधानसभा सीट पर। ये सबसे गौर करने वाली बात है। एक बात प्रधानमंत्री मोदी ने इस अपने संबोधन में कहा, इस परिणाम ने परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नहीं, वो तो महाराष्ट्र के अंदर तो अब पवार परिवार खत्म ही हो गया, उद्धव परिवार खत्म हो गया। तो वो तो एक तरह से उद्धव परिवार का भी एक तरह से क्लोजअप हो गया है। अब वो 5 साल बाद किस हालत में होंगे। और मुझको तो अभी लग रहा है 20 जो जीते हैं उनमें भी 15-16 के टूट के चाहे भाजपा में आ जाए, एक नाथ शिंदे की सेना में शामिल हो जाए, वो भी उनको उद्धव ठाकरे के पास कोई भविष्य नजर नहीं आएगा। तो उसको उन 20 लोगों को बचा के रखना भी बड़ा कठिन काम होगा। और मुझको ये लगता है, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर मनीष जी, वो जो 20 जीत के आए हैं उद्धव के शिवसेना से, उनमें 15-16 लोग, क्योंकि लौंडा तो उसका आएगा नहीं, आदित्य ठाकरे, 2-4 उसके यार दोस्त होंगे, बाकी 15 जो है वो भाजपा में आ जाएंगे, एक नाथ शिंदे में आ जाएंगे, अपनी सेना में वो लौट आएंगे। और ये वही एक बाप पूत नाती, यही 3 बराती, वो जो संजय राउत है वो इनके साथ साथ घूमेगा। और ये यही 3 लोग बचेंगे, बाकी शिवसेना तो खत्म इसने कर दी। और औपचारिक रूप से 6 महीने लगेंगे, वो टूट कर अपने आप इधर आ जाएंगे और वो एक नाथ शिंदे के पास आएंगे, उस सेना में लौट आएंगे। तो उद्धव परिवार के जो परिवारवाद की राजनीति प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो चैप्टर खत्म। पवार का, मैंने कहा पवार का चैप्टर खत्म। तो अब वहां तीसरा को था ही नहीं मनीष जी, वो एक तरह से। और उसके अलावा मनीष जी, हम लोग महाराष्ट्र पे तो अभी हम लोग कई दिन बात करेंगे, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पे प्रहार किया था, तो वो आज हिंदुस्तान के जो उपचुनाव हुए थे, और जो अपने नियमित दर्शक है उनको याद होगा कि मैंने कम से कम 1.5 महीना पहले जब शुरुआत हुई थी, चुनाव की घोषणा हुई थी, तब मैंने कहा था कि इन झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा एक चुनाव ऐसा हो रहा है कि वो पूरे लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश का सर्वे करेगा। और वो जो थे उपचुनाव जो हो रहे थे अलग अलग राज्यों में, तो 46 उपचुनाव हुए हैं उसकी, क्योंकि इतनी अभूतपूर्व विजय हो गई, उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। लेकिन उस जो 46 उपचुनाव है, उस सर्वे का गजब का परिणाम आया है। और वो उस एक तरह से ये महाराष्ट्र को तो आप एक राज्य तक सीमित कर सकते हैं, या झारखंड के परिणाम को एक राज्य तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन वो जो 46 उपचुनाव है, वो सिक्किम से लेकर उत्तर प्रदेश, यानी पूरा देश उन्होंने मथा है। उसमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात में बता दूं कि गुजरात हिंदुस्तान के जो 4 अगर कोनों की बात करिए, तो जो वेस्टर्न पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, तो गुजरात में घोघरा मोती इस तरह का उसका नाम है। तो गुजरात में जो भाजपा ने जो सीट जीती है उपचुनाव में, वो आज तक कभी नहीं जीती थी। कांग्रेस से छीन ली वो सीट इस उपचुनाव में। तो एक तरह से गुजरात में इतिहास बना पश्चिमी क्षेत्र में, बंबई नहीं पर पश्चिमी क्षेत्र गुजरात है भारत का। सिक्किम में निर्दलीय जीते हैं, वो एनडीए के सदस्य है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। असम में 5 की 5 सीटें जीती है भाजपा। बिहार के अंदर अद्भुत, जो आपने परिवारवाद की बात की, कि मनीष जी वहां जो 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उनमें 3 सीटें आरजेडी के पास थी और 1 सीट हम की थी, वो जीताराम मांझी के इस्तीफे से खाली हुई थी। तो हमने अपनी सीट तो वापस की ही की, और आरजेडी से 3 सीटें छीन ली। तो 2 आरजेडी की थी, तीसरे उनके वो जो गठबंधन है, सीपीआई माले एमएलएल करके लिखते हैं, वो भी हारा। तो एक तरह से 4 की 4 सीटें वहां रख ली। तो एक तरह से लालू के परिवार का वहां सफाया शुरू हो गया। और अब आता हूं उत्तर प्रदेश पे, कि उत्तर प्रदेश से पहले समझ लीजिए राजस्थान में भी 7 में से 5 सीटें जीती है। तो वो उपचुनाव में वहां मेरे ख्याल से 2 सीटें थी भाजपा की, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने 7 में 5 किया, वहां 3 सीटें वो बढ़े। लेकिन मनीष जी, जो यूपी का चुनाव हुआ है, तो मैं भी कल ही मैंने कहा था कि मैं 9 में 6 मान रहा हूं, 3 ये जीतेंगे अखिलेश यादव। तो भी इनको झटका होता, लेकिन वो 9 में 7 सीटें, तो ये अद्भुत चुनाव है। और 9 में 7 में 1 सीट जो है, उसको उसका समीकरण समझने में, उसके परिणाम के कारण समझने में
बहुत समय लगेगा मनीष जी, बहुत समय लगेगा। एक कुंदरकी सीट जीती है भाजपा ने, और वहां पे हाजी रिजवान लड़ रहा था समाजवादी पार्टी का, और वही ये भाजपा से रामवीर सिंह ठाकुर लड़ रहे थे। और वो हार जीत जो हुई है मनीष जी, यानी वहां 52% मुसलमान है उस विधानसभा सीट पर। ये सबसे गौर करने वाली बात है कि 52% मुसलमान विधान मतदाताओं वाली सीट, और वहां पे भाजपा का कैंडिडेट जीता है 1,45,000 से। यानी बुद्धि घूम जाने वाला परिणाम है वो, वहां पे कैसे उसको वोट मिला है। और ये वो जो कुदरती का वो परिणाम है, वो अखिलेश यादव के उन झूठ फरेब की भी धज्जी उड़ा रहा है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, फलाना हुआ ढिमाका हुआ। तो क्या एको मुसलमान नहीं गया वहां, मुसलमान निकले वहां वोट डालने के लिए। वो कितनी बड़ी मुसलमानों की सबसे बड़ा गढ़ है कि रामवीर सिंह ठाकुर के अलावा जो बाकी के वहां 11 कैंडिडेट लड़ रहे थे, वो सब मुसलमान ही लड़ रहे थे। तो वहां पे ये माना जाता है कि वहां पे मुसलमान ही जीतेगा, और वहां पर वो रामवीर जीते हैं और 1,45,000 वोटों से जीते हैं वो। तो ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये बता रहा है कि जो बात मैंने अभी महाराष्ट्र के लिए कही, कि उत्तर प्रदेश में भी, पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे थे चुनाव मनीष जी, कि गाजियाबाद में भी चुनाव था, और गाजियाबाद एकदम पश्चिम, और मंझवा जो बनारस के पास है चंदौली की सीट, तो मंझवा में भी चुनाव था, फूलपुर में भी चुनाव था। नहीं, पूरब से पश्चिम तक पूरे उत्तर प्रदेश को मथा है। और उसमें जो है 9 में 7 सीटें भाजपा जीती है। और जो करहल की सीट जो जीते हैं अखिलेश यादव, तो वो भी सीट हारते हारते बची है। जरा समझ ले दर्शक कि 2022 में जब उस सीट से खुद लड़े थे अखिलेश यादव, तो वो उनकी जीत का मार्जिन था 67,000 वोट, और अब की जो जीते हैं तो 14,000 वोटों से जीते हैं मनीष जी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने परिणाम देखकर कहा है कि 2027 में हम करहल भी जीतेंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने आज ही घोषणा कर दी है। वो करहल का परिणाम बता रहा है कि 67,000 से जीत का मार्जिन था, उसको घटाकर 14,000 को तो ले ही आए योगी आदित्यनाथ। तो ये आप समझिए कि, और वो जो मैं एक 8वीं सीट की बात बता दूं, कि जो सीसामऊ की सीट हारी है भाजपा, वो भाजपा अपने कारणों से हारी है। उपचुनाव था, और जिस आदमी को टिकट दिया था मनीष जी, वो लगातार 2 चुनाव हार चुका। 2017 में चुनाव हारा, 2022 में चुनाव हारा, यानी प्रचंड लहर में वो आदमी चुनाव हारा, और उसको उठाकर तीसरी बार पता नहीं क्यों टिकट दे दिया था, और वो 8,000 वोटों से हारा है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी हार जीत नहीं है। अगर उसकी जगह किसी बेहतरीन आदमी को टिकट दिया होता, तो ये 8वीं सीट भी भाजपा के खाते में दर्ज होती। क्योंकि कानपुर मेरा नगर, मेरा गृह, एक तरह से गृह नगर है, तो कानपुर के बारे में मुझे अच्छे जानकारी है कि वो लगातार जो 3 बार का हारा हुआ था, तो एक तो वोटर निराश, यार हारे हुए कैंडिडेट को दे दिया, और उसके बाद वो खुद उनके व्यक्तिगत कुछ नहीं कहूंगा, तो तीसरी बार उन्होंने हार की हैट्रिक बना ली। अब उनको पता नहीं, हो सकता 2027 में फिर लड़ा दिया जाए। तो इस तरह का कैंडिडेट था, अन्यथा 9 में 8 सीटें योगी आदित्यनाथ की झोली में जाती। और मैं एक कैंडिडेट बता दे रहा हूँ, एक इनके पास बिल्कुल रेडीमेड तैयार था। 6 महीने पहले वो कांग्रेस छोड़कर आया है भाजपा में, उसी को दे दिया होता तो ये सीट 10-12-15 हजार से भाजपा को श्योर 60 वो आदमी जिता कर देता। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन 9 में 7 भी बड़ा रिकॉर्ड है। और एक तरह से अखिलेश यादव जो कल तक कूद रहे थे कि फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, तो परिवारवाद का सफाया यहाँ भी हो गया। लेकिन ये परिवारवाद नहीं, परिवारवाद यहाँ सेकेंडरी है। यहाँ पर वो सारी शर्तें लागू होती हैं जो मैंने आपको महाराष्ट्र के विषय में बताई, कि महाराष्ट्र में क्या कारण थे जो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बज रहे थे। और उस म्यूजिक का ये परिणाम है कि महाराष्ट्र ने कहा कि इनको तो किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। और संयोग से मैं फिर बता दूं कि जैसे मैंने उस दिन जब शेयर मार्केट की बात हो रही थी, कि पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर जो शेयर के इन्वेस्टर की सबसे ज्यादा संख्या है, वो उत्तर प्रदेश में ही। अब उत्तर प्रदेश वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है जो अखिलेश यादव के जमाने में हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ 17 से 24 बहुत आगे ले गए हैं, तो 2.25-2.5 करोड़ इन्वेस्टर यहाँ भी है। तो वो हर आदमी समझ रहा था कि ये अडानी के खिलाफ नंगाई क्यों कर रहे हैं। और वो जो जहाजों में 400 जहाजों को एक दिन के अंदर धमकी दी जा रही थी, वंदे मातरम में, वंदे भारत में पत्थर बरसाए जा रहे थे, ट्रेनों के रेलवे लाइन पे पत्थर रखे जा रहे थे, सिलेंडर रखे जा रहे थे, पाइप रखे जा रहे थे,
तो उत्तर प्रदेश की जनता भी शांति से सब देख रही थी। और उसके अलावा जो इनके नवरत्न अखिलेश यादव के आए थे, वो कन्नौज वाला नवाब सिंह यादव, वो मोहित अहमद खान, ये गजब के बलात्कारी, इन सबके खिलाफ किस तरह, इन सबके पक्ष में किस तरह से अखिलेश यादव खड़े हुए। और तो और वो जो डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर के लिए ये पगलाने लगे, तो उस समय कोई इनको मुंह पे नहीं टोक रहा था। लेकिन जनता ने आज जवाब दिया है कि तुम करो नंगाई जितनी करनी है मंगेश यादव के एनकाउंटर के खिलाफ, वो नवाब सिंह बलात्कारी के पक्ष में करो, मोहित खान बलात्कारी के पक्ष में करो। तो उस समय आकर कोई कॉलर नहीं पकड़ता। जनता को जब अवसर मिलता है तो इसी तरह से कॉलर पकड़ती है। और एक बात मैं दर्शकों से कह रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिए कि आज के जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम है, इन्होंने 2027 का म्यूजिक सेट कर दिया कि 2027 में कैसा म्यूजिक बजेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, तो उस म्यूजिक में कोई फेरबदल होने नहीं देंगे। वो और तेजी से ये म्यूजिक तेजी से बजता जाएगा। बिल्कुल 2027 से पहले बिहार में 2025 में भी कुछ होना है। जातिवाद का नशा तो बिहार में घुस रहा है। करहल में लोग बता रहे हैं कि 7500 वोट से, मतलब यादवों के अड्डा में यदि 7500 वोट से अखिलेश यादव अपने गढ़ में जीता है मात्र, तो तय सी बात है कि क्या होगा। नहीं मनीष जी, करहल में 14,000 वोटों से, 14,000, वो 7500 जो बता रहे हैं वो कानपुर का होगा। कानपुर 7500 8,000 वोटों से है। करहल में 14,000 वोटों से है। करहल में 14,000 वोट। वो भी भाई उस गढ़ में, मतलब यादवों के गढ़ में, एमवाई समीकरण के गढ़ में यदि है तो ये दुर्गति है। मैंने 2 साल के अंदर 67,000 से समझ लीजिए 14,000 पे आ गई। यानी कितना वोट कम, 53,000 वोट कम हो गया हार जीत के मार्जिन का। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हम उसको 2029 में 27 में हम उस करल को जीतेंगे। तो ये होता आत्मविश्वास और ये होता नेता।